अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का आप लोगों का टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बताया था कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जिसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली पार्टी कौन सी होती है? जो कि क्रेडिटर होता है, लोन दे रहा होता है। दूसरी पार्टी होती है जिसको डेटर या जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी हो। तीसरी पार्टी होती है जो श्योरिटी होता है कि इन केस अगर कोई डिफ़ॉल्ट कमिट करेगा डेटर, तो फिर उसकी जगह मैं लायबिलिटी पूरी करूंगा, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी श्योरिटी से थोड़ा सा, गारंटी से थोड़ा सा हट के, इसमें क्या है कि आप एग्री करते हैं कि जी मैं लॉस पे करूंगा। अगर किसी के एक्ट से आपको लॉस होता है थर्ड पर्सन के, मतलब, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं वो लॉस पे करूंगा। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं और फिर इसकी तरफ मूव करते हैं कि जी ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली होगा क्या, और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है, राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है पार्टीज के। ये आज हम देखेंगे अपने टॉपिक में, जिसमें इनिशियली जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 124 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसके अंदर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लास्ट caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। कि या मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो लॉस अगर हुआ किसी वजह से, मैं मेरे किसी एक्ट की वजह से, तो मैं आपको कंपनसेट करूँगा, या किसी भी वजह से लॉस होता है आपको, तो मैं उस लॉस की भरपाई करूँगा। इंडेमनिटी मीन्स के अजाला देना, यहाँ के जो भी मुआवजा है वो अदा करना। अब पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व होंगी? इंडेमनीफायर, द पर्सन हु गिव्स द प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर द लॉस। अब ये बात याद रखनी है, इंडेमनीफायर कौन होगा? जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई मैं इन केस ऑफ योर लॉस आई विल बेयर ऑल द लॉस, आई विल कंपनसेट योर लॉस। तो अगर आपको नुकसान होता है तो फिर नुकसान की भरपाई मैं करूंगा, ये इंडेमनीफायर जिम्मेदारी लेता है। और इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी किसे कहते हैं? द पर्सन हु इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस। इंडेमनीफाइड पर्सन कौन होगा? जिसको लॉस से आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ तक बहुत सिंपल है, अभी तक तो सिंपल ही है। अभी आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो की फीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, वो क्या है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो गई बेसिकली दो। एक वो कि जिसने आपकी बात पे बिलीव करना है कि मैं लॉस पूरा करूंगा आपका, अगर आपको किसी वजह से, मेरी वजह से लॉस होता है या किसी ऐसे शख्स की वजह से लॉस होता है, ठीक है। तो दूसरा वो जिसके लिए आप प्रॉमिस कर रहे हैं, जिसके साथ। अब हम देखते हैं कि इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। नेचर क्या है, की फीचर्स इसके क्या होंगे? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है कि एक ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आप पे जिम्मेदारी डल रही है इसमें, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। नंबर वन, लॉस मस्ट रिजल्ट फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और अनदर पर्सन। मेरे किसी एक्ट, जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, या मेरे एक्ट से नुकसान होगा, या किसी और पर्सन के जिसके साथ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें मेरी वजह से अगर या किसी और की वजह से नुकसान होता है तो फिर मैं बेयर करूंगा। तो किसी दूसरे की एक्ट से नुकसान है, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई अगर आपको नुकसान होता है आप ये गाड़ी बाय कर लें, बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं पे ऑफ करूंगा आपका नुकसान जितना भी होगा। तो वो जो एक्ट है मेरे कहने पे वो ले लेता है। आगे से कोई एक्सीडेंटल निकला या कुछ और, तो मैं इंडेमनीफाई करने की गारंटी ली हुई है कि लॉस जो है वो मैं बेयर करूंगा। तो जो लॉस उसका हुआ होगा वो मैं बेयर करूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये दोनों ही तरीके हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों तरह से होता है। अब आर्बिट्रेशन क्लॉज के अलावा, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि आर्बिट्रेशन जब आप पढ़ते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो उसमें कहा गया है कि आर्बिट्रेशन
कॉन्ट्रैक्ट या क्लॉज रिटन होनी चाहिए। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाकी के, इसमें लिखा जा रहा है कि जनाब क्या हो सकता है, एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड भी हो सकता है। वी कैन इन्फर फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कि ये इंडेमनिफाई करने के लिए तैयार था। मैं अब इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि दो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तीसरा दोस्त पास बैठा है और वो कहता है कि यार तुम मेरे पास इसे लेके तो आए हो, अगर नुकसान हुआ मुझे कोई तो तुम बर्दाश्त करोगे। वो आगे से खामोश रहता है और कहता है यार तू कॉन्ट्रैक्ट तो कर। तो ये क्या चीज़ें हैं, बाद में वो फिर ऐसा कंडक्ट शो कर देगा इम्प्लाइड, आप इन्फर कर सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसने कर लिया है, बाइंडिंग है इसके ऊपर, तो वो फिर जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट के इट इज़ लिमिटेड टू लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम सर्टेन एक्शंस। ये बात याद रखें कि किस सर्टेन एक्शंस की वजह से लॉस होगा, बस इस हद तक लिमिटेड है। तो बहुत ज़्यादा ग्रॉस इसमें आपने नहीं देखना कि रिमोट किस्म के लॉसेस की तरफ चले जाएं, नहीं। जो सर्टेन एक्शन के मेरे किसी हरकत की वजह से या उस शख्स की हरकत की वजह से नुकसान होता है तो वो मैं बेयर करूंगा। तो आपने उस हद तक देखना है कि लिमिटेड लॉस आपने देखा है सर्टेन एक्शंस के इन हरकतों या इन वजूहात की बिना पर। अब ये क्या है कि वो जो गाड़ी वाली एग्जांपल आपको दी, आपने उसके ऊपर फोकस करने के यार वो गाड़ी की हद तक, यार तुम इस बंदे से ये वाली गाड़ी ले लो, फायदे में रहोगे, अगर नुकसान हुआ तो मैं भरपाई कर दूंगा तुम्हारे नुकसान की। ये तो क्या था, उस पर्टिकुलर गाड़ी की वजह से था। अब क्या हुआ कि बाद में जब ये काम हो गया तो उसके बाद जनाब वो अपनी मर्जी से अगली गाड़ियों की भी डील्स करता रहा। अब वो जो सर्टेन एक्शन है कि मेरी उस हद तक की लिमिटेड थी, बाकी जो फर्दर तुम करते जा रहे हो अपनी मर्जी से, तो उसके लिए मुझसे तो नहीं तुमने पूछा था, ना कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई मैं फर्दर कंटिन्यू करूं इससे गाड़ियों का सिलसिला या लेन देन का, कि नहीं। तो अब क्या फीचर्स आ गए, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है नंबर 1, नंबर 2 लॉस मस्ट रिजल्ट फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और अनदर पर्सन, नंबर 3 इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, नंबर 4 इट इज लिमिटेड टू लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम सर्टेन एक्शंस। आप याद रखना है। नंबर 5 क्या है, कंसिडर्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब यहाँ पे देखना है कि एसेंशियल्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, इंडेमनिटी के। जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आपने क्या देखना है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जाहिरी बात है दो पार्टीज हैं जिसमें कि एक इंडेमनीफायर है और दूसरा इंडेमनीफाइड है। नंबर 2 प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर लॉस, ये एसेंशियल्स आ गए हैं। नंबर 3 लॉस कॉज्ड बाय, किसकी वजह से, या प्रोमिसर की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से। लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, दोनों काम लॉफुल होंगे, ऑब्जेक्ट भी और कंसिडरेशन, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिर मस्ट, लास्ट में मस्ट जस्टिफाइड ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें कि आप कॉम्पिटेंट पार्टीज का जिक्र करते हैं, प्री कंसेंट का जिक्र करते हैं, ये सारी, इट मस्ट नॉट बी बार्ड बाय लॉ। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो सारे एसेंशियल्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कि हमारे राइट्स इंडेमनीफाइड पर्सन के। इंडेमनीफाइड कौन है, जिसके साथ प्रॉमिस किया था कि अगर तुम्हें नुकसान हुआ तो लॉस मैं बियर करूंगा। अब उसके क्या राइट्स हैं, all damages he is compelled to pay in a suit regarding the subject of indemnity। क्या, अगर उसके नतीजे में, कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में उसके ऊपर कोई केस हो गया और केस उसने डिफेंड किया और जो उस केस के नतीजे में उसे भरपाई करनी पड़ी, पेमेंट करनी पड़ी, वो सारे के सारे डैमेजेस रिकवर करवा कर सकता है वो। ठीक है। अब नंबर 2 ऑल लीगल कॉस्ट इनकर इन सच सूट, और जो लीगल कॉस्ट हुई उस सूट के अंदर उसकी रिकवरी, उस लॉस के लिए, तो वो भी रिकवर कर सकता है। ऑल सम्स पेड अंडर अ रीजनेबल एंड ऑथोराइज्ड कंप्रोमाइज ऑफ द सूट। अब जो कंप्रोमाइज अगर हो गया था उस दावे के अंदर के इतने पैसे दूंगा, तो वो भी पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये कौन है, राइट्स ऑफ इंडेमनीफाइड, जिसको इंडेमनीफाई किया था कि भाई अगर आपको नुकसान होगा
तो मैं इंडेमनीफायर हूँ, मैं इंडेमनीफाई करूंगा, मैं आपको वो सारा लॉस पे करूंगा जो किसी के एक्शन से हुआ। अब उसके ऊपर किसी थर्ड पर्सन ने केस कर दिया, उस हरकत के नतीजे में जो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन थी। अब केस करके इंडेमनीफाइड जो था उससे उसने पैसे रिकवर कराए, डैमेजेस रिकवर करवा लिए। जो केस करने के पैसे थे, लीगल चार्जेस, वो भी पड़ गए, जो डैमेजेस दिए वो भी पड़ गए। ठीक है, ये सारा लॉस इंडेमनीफाइड पर्सन किससे ले सकता है? जिसने प्रॉमिस किया था कि भाई अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको लॉस पे करूंगा। अब देखते हैं स्कोप ऑफ इंडेमनिटी क्या है। इसका स्कोप देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अराइजेज इन कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ज्यादातर ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में होता है। इंश्योरेंस गारंटी जो होती है, फिर एजेंसी रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि आप पावर ऑफ अटर्नी किसी को अपॉइंट कर देते हैं, इनमें भी होता है। ये इनको कवर करता है। अब सिविल लायबिलिटी को कवर करता है, क्रिमिनल एक्ट्स को कवर नहीं करता। कि यार तुम इसे थप्पड़ मार दो, अगर तुम्हें जवाब में थप्पड़ पड़ गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, कुछ नहीं होता। तो ये क्रिमिनल लायबिलिटीज को कवर नहीं करते। कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो सिविल लायबिलिटी को कवर करता है। फिर एम्प्लॉयड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। एग्जाम्पल इसकी सुन लें अब आप मेरे से। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी to indemnify him if any legal action is taken for publishing a book at A's request। कि भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरी बुक का छाप दो, तुम्हें कुछ नहीं होता, मैंने किसी की नकल नहीं मारी, वो पब्लिशर बुक छाप देगा, होगी मेरी कॉपी, किसी को देख के कॉपी करके बुक छपवा ली। अब जिम्मेदारी पब्लिशर के ऊपर किसी ने केस कर दिया कि भाई कॉपीराइट्स का, वो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने पब्लिशर को कहा कि यार मेरी जिम्मेदारी है, आप छापें बुक को, कोई ऐसा नहीं होता। तो ये एक एग्जांपल है। फिर इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी केस लॉज इसमें है कि आदमजी इंश्योरेंस का केस लॉ है, उसमें रीअफर्म किया गया था दैट इंडेमनिटी इंक्लूड्स द राइट टू क्लेम लीगल कॉस्ट। कि भाई खाली अब जो पब्लिशर था, वो वाली मिसाल याद रखते हैं कि पब्लिशर के ऊपर किसी ने केस किया कि भाई ये बुक तो मेरी कॉपी की हुई है, तुमने छापी क्यों, तो इतने डैमेजेस दो। अब ना सिर्फ वो डैमेजेस क्लेम करेगा मुझसे, बल्कि क्या, जो उसने लीगली केस को डिफेंड करने के लिए वकील एंगेज किए, पैसे लगे, एक्सपेंसेस हुए, वो भी मुझसे रिकवर कर सकता है। ये केस में होल्ड किया गया था। कि अब जल्दी से देखते हैं कि इंडेमनिटी में और गारंटी के अंदर डिफरेंस क्या आता है हमारे पास। तो पहले तो पार्टीज का डिफरेंस है। वो गारंटी के अंदर तीन पार्टीज हैं। तीन पार्टीज कौन सी हैं? क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। फिर आता है कि इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज है? दो पार्टी, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। फिर लाइबिलिटी इसमें प्राइमरी है, जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, और गारंटी में लाइबिलिटी सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब है कि इन्हीं आप पे ही पड़ गई ठक। जो गारंटी है उसमें क्या है, सेकेंडरी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है और बी नहीं देगा तो फिर मैं दूंगा, ये आप गारंटी दे रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी सेकेंडरी लाइबिलिटी है। पहली लाइबिलिटी किसके ऊपर पड़ती है? डेटर के ऊपर। फिर नेचर क्या है? ये नेचर है इंडेमनिटी लॉस कवर करने के लिए होती है, और जो गारंटी है वो पेमेंट अश्योर करने के लिए होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी के, और लोन के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने गारंटी के एग्जाम्पल्स लिख देनी है। अब ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी भी किस्म का हो, वो मुझसे आपने कर सकते हैं क्वेश्चन किसी भी टाइम। आप लोगों के पास मेरा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तानी लॉ में 124 से लेके 125 सेक्शन ये डील करते हैं बेसिकली इंडेमनिटी को। फिर इंश्योर्स दैट वन पार्टी इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लॉस ड्यू टू अनदर्स एक्शन। ठीक है, वाइडली यूज इन इंश्योरेंस और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। अब अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे आपके एग्जाम्स में। ये टॉपिक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। किसी बात के ऊपर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमान अल्लाह।